हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 के पीवाई क्यूज हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। ये सारे पीवाई क्यूज वो रहेंगे जो पहले किसी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे एमपी का जो एग्जाम होता है, जिनके साथ में पेपर 1 कंपलसरी पेपर 1 होता है और उसमें एमपी का पार्ट रहता है। 50 मार्क्स की एमपी रहती है, 50 क्वेश्चंस। तो वही सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर वाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहला पेपर है हमारे पास 2022 का सिविल इंजीनियरिंग का ये पेपर है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो ये जो इसमें आंसर्स दिए रहेंगे, ये वही आंसर्स है जो आयोग ने दिए हुए हैं, यानी कि आयोग की जो फाइनल आंसर की है उससे आंसर सारे मैच किए गए हैं। तो रियल टाइम संचार के लिए आईआरसी और इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करना चाहिए। इसका आंसर है ये। निम्न में से कौन ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं होती है। तो आप जानते हैं कि V2B ई कॉमर्स एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, ये ई कॉमर्स में आता है। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये सारे टाइप्स हैं ई कॉमर्स एक्टिविटीज के, ठीक है, इसके टाइप्स हो गए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। हमें एग्जाम में नहीं वाले वर्ड पर भी अच्छे से ध्यान देना है। तो इसमें सारे ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या होती है, इसमें 3 होती है। ये एआई वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ट्यूरिंग टेस्ट होता है, उसमें 3 जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। इसके अलावा है एक फोर्थ क्वेश्चन, फजी लॉजिक का उपयोग होता है। आप जानते हो फजी लॉजिक जो है वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर। निम्न में से किस प्रतीक एवं नियम का उपयोग एफओपीएल में होता है। प्रेडिकेट और लॉजिक क्वांटिफायर्स, ठीक है, प्रेडिकेट और लॉजिक क्वांटिफायर्स है ये, ए और बी। संचार में गाइडेड मीडिया का उदाहरण कौन सा है। कैसा मीडिया बोला इन्होंने, गाइडेड मीडिया बोला है, तो उसमें आएगा फाइबर ऑप्टिकल केबल। भारत सरकार ने NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ की है। शिक्षण विभाग के लिए की है। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। निम्न में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले का साधन देता है। देखो, प्लग एंड प्ले पूछा गया है इसमें। इसमें हम प्लग भी कर सकते हैं, तो ये USB है। आप जानते हैं कि USB को हम किसी भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग होती है। ट्यूरिंग टेस्ट। ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा था। इसमें पार्टिसिपेंट कितने होते हैं, इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन ये हम जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अभिलेख में तंतुबय श्रेणी का विवरण मिलता है। यहाँ से MP स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ से MP स्टार्ट हो गया है। तंतुवाय श्रेणी का उपयोग किस अभिलेख में मिलता है। तो आपको पता होगा, MP यदि आपने पढ़ा है तो ये मिलता है हमको मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी यानी कि बुनकर जो थे, वेवर्स जो थे, उनका वर्णन मिलता है मंदसौर अभिलेख में। और मंदसौर अभिलेख को किसने बनवाया था। कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। इसमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है, ऐसा दिया रहता है MP की बुक में, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्राचीन नाम मैकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है? आपको मैकल का पता ही होगा, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। मैकल पर्वत किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? अनूपपुर में है। ठीक है, आपने एमपी थोड़ा पढ़ा होगा, तो एक क्वेश्चन देखने के बाद में हमें बाकी की चीजें जो है रिकॉल करनी है। ये अमरकंटक कहाँ पे है? अनूपपुर में है। जिला क्या है वहाँ? अनूपपुर है जिला। ठीक है, और क्या निकला है वहां से? नर्मदा नदी निकली है। वहां से 3 नदियां निकली हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, जोहिला, और अगली जो निकली है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी? तो ये धंग ने ली थी। राजा धंग जो थे चंदेल शासक कौन थे? जिन्होंने खजुराहो के जो मंदिर है काफी फेमस, उनका निर्माण कराया हुआ है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका आंसर हमारा होगा राजा भोज। धार में शारदा सदन की स्थापना करवाई थी किसने? राजा भोज ने। ये काफी डिस्प्यूटेड एक वो है मैटर, आपने इसके बारे में सुना होगा, इसलिए ये करंट में रहा था तो पेपर में आया हुआ है। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी। हेलियोडोरस ने की थी। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है जो एमपी पढ़ने वालों को सबको मालूम ही रहते हैं। विदुषाल भंजिका के लेखक कौन थे? राजशेखर हैं। ये अभी एमपी में क्या होने लगा है, एमपी के जो लोकल राइटर्स हैं, लेखक हैं, पोइट्स हैं, उनके जो रचनाएं हैं, उनका जो लिटरेचर वर्क है, उसको ये पूछने लगे हैं, तो हमें उसको देखना है। राम रसायन के लेखक कौन है? पद्माकर। बघेली को उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है? बघेली को माना जाता है अवधी के निकट। बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है लाला हरदौल, और बुंदेलखंड में इनकी पूजा होती है। ठीक है, और एक ऐसी वहां पर मान्यता भी है कि कभी वो कुछ भी जैसे भंडारा वगैरह या कुछ करते हैं, तो उसमें जो हरदौल है उनको देवता मानकर पूजते हैं, उनको सबसे पहले इनवाइट करते हैं, उनको वो इनवाइट करना नहीं भूलते। इसके बाद है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अभी आपने एक चीज नोटिस की थी, चंदेल वाला क्वेश्चन आया था कि जो संगम में किसने जल समाधि ली थी? प्रयागराज के संगम में कौन था? धंग थे। मैंने आपको बताया था चंदेल थे जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। जैसे हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस रिलेटेड हम बाकी की चीजें रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें एक की जगह 3-4 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट करा देता है। तो अब देखोगे खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन थे? आपको अगला क्वेश्चन मिल गया, कौन थे? चंदेल शासक थे। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? डेंस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? आपको पता है कि एमपी में पर्वत श्रेणियां सतपुड़ा, मैकाल, ठीक है, विंध्याचल, ये फेमस है। सबसे ज्यादा डेंस कहाँ है? सतपुड़ा, मैकाल में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा डेंस वन जो है। क्योंकि देखो ग्वालियर में तो पाए नहीं जा सकते, आपको पता है ग्वालियर तो वैसे ही कम वर्षा का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है। तो ग्वालियर ग्रिड एरिया ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो वर्षा काफी कम होती है, क्योंकि भिंड सबसे कम वर्षा वाला रीजन भी कहाँ है? यही है भिंड। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा घने वन हो ही नहीं सकते, है ना। नरसिंहपुर हवेली ये नरसिंहपुर वाला जो एरिया है, यहाँ भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप देखोगे, यदि आपको आंसर नहीं भी पता तो भी आप इसका आंसर लगा सकते हो कॉमन सेंस से। लेकिन अब ये हर किसी को मालूम ही रहता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? इसी रीजन में होती है, सतपुड़ा वाले रीजन में। हाँ सॉरी, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ होंगे? सतपुड़ा, मैकाल रीजन, लगभग इस रीजन पर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कथन मालवा के पठार की सही अवस्थिति दर्शाते हैं? ठीक है, तो ये मैप बना है एमपी का, और आप सोचो मालवा का पठार कहाँ होगा? तो मालवा रीजन कौन सा है? इंदौर धार वाला रीजन, इंदौर धार वगैरह कहाँ था? मालवा रीजन, तो मालवा लगभग यहाँ है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? सही अवस्थिति बतानी है। यह मध्य अदितिका के पश्चिम भाग में है। यह बेतवा जोहिला की घाटी में है। बुंदेलखंड अदितिका के
पूर्व में है ये या फिर नर्मदा नदी के उत्तर में है। आपको नर्मदा नदी की लोकेशन पता होना चाहिए। नर्मदा नदी कहाँ है? नर्मदा नदी लगभग यहाँ बहती है, ठीक है, और मालवा के पठार से नीचे बहती है। तो उन्होंने क्या पूछा कि उत्तर में है, ठीक है, हाँ उत्तर में है। अब ये इन्होंने हिंदी काफी वो लिखी है, इसका हम इंग्लिश देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाईलैंड्स क्या बोलेंगे उसको? हाईलैंड्स बोलेंगे। तो आप समझ गए, मध्य यानी कि उच्च मध्य क्षेत्र हो गया, ये वाला रीजन हो गया। तो इसके पश्चिम में है कि नहीं है, हमें ये पता लगाना है। उच्च मध्य प्रदेश जो हो गया वो क्या हो गया? ये रीजन हो गया, ये भी उसी में आ जाता है थोड़ा। बेतवा जोहिला की घाटी कहाँ चली गई? इधर चली गई, तो यहाँ तो है ही नहीं। बुंदेलखंड के पूर्व में, आप बताओ, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, तो बुंदेलखंड यहाँ इसके पूर्व में तो है ही नहीं, तो कहाँ होगा ये? यहाँ होगा सेंट्रल हाईलैंड्स के पश्चिम में, यानी कि इस एरिया में है, पश्चिम में है मालवा का पठार, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ हो गया, मालवा का पठार यहाँ हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में असत्य है? सर्दियों में औसत, देखो ध्यान देना है, ये असत्य पूछा है इन्होंने। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सही कौन सा है। जो भी हमें समझ में आ रहा है, एक आध तो ऐसा होगा ही जो हमें पता है कि ये तो गलत है ही या ये सही है ही, तो पहले उसी को एलिमिनेट कर दो। नहीं, यदि सीधा आंसर पता है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 से 25 होता है, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री। औसत वार्षिक वर्षा 200 mm से कम होती है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा, दक्षिण पूर्व में क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम में कम होती जाती है। चलो मैं फिर से नया मैप ड्रॉ कर देती हूँ। अभी मैं कलर लेती हूँ, कौन सा? पिंक, ये ठीक है ना। तो हम पहले, हमें क्या है, एमपी का मैप आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे माइंड में एक बार आ ही जाता है। एमपी हो गया, क्या बोला? दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा। दक्षिण पूर्व मतलब ये रीजन हमारा, ठीक है, ये रीजन हो गया। अब आपको पता है यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा तो होती ही है। क्या क्या था? मैकल था, सतपुड़ा था, तो ये क्वेश्चन तो ठीक है हमारा। और उत्तर पश्चिम में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब होता है कि लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट है ना ये एरिया, यानी कि ऐसे चलते हैं हम, ये मुरैना वाला रीजन आ गया, श्योपुर, इधर मुरैना, ये भिंड वाला, इधर जाते जाते क्या है, ये कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये तो आंसर सही है, हमें समझ में आ गया। और ये भी ठीक है कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है और अधिकतम 25 डिग्री। लेकिन आपको देखना है कि ये कब रहता है? सर्दियों में, ठीक है। सर्दियों में 10 डिग्री तक आराम से हो जाता है और 25 तक लगभग रहता है, ये एक एवरेज टेम्परेचर। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि 200 mm से कम होती है। लेकिन हमें कभी कभी क्या लगता है कि अरे नहीं, 200 mm से कम होती है तो सही आंसर है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि mm है, एक्चुअली में वो क्या है, 200 सेंटीमीटर है। 200 सेंटीमीटर से कम होती है, 200 mm से कम नहीं होती। अब एमपी में जो बारिश होती है क्या है, 200 mm से कम नहीं होती, 200 सेंटीमीटर से कम रहती है। 2 सेंटीमीटर तो हाईएस्ट हो गया यहाँ बारिश, समझ गए। तो ये थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया और जल्दबाजी में हम इसको सेंटीमीटर समझ लेते हैं, एमएम की जगह इसको सीएम समझ लेते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, जोहिला, सुहागपुर, पेंच, कानन एवं सिगरौली क्षेत्रों में कौन सा ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपको तो नाम से समझ में ही आ गया होगा कि जोहिला, सुहागपुर, सुहागपुर काय के लिए प्रसिद्ध है? हमारा कोल के लिए, कोल के लिए। जोहिला घाटी कोल के लिए, पेंच कानन है सिंगरौली, सिंगरौली में आपको पता ही है कोयला की परत है, ये सारे, तो ये तो बहुत इजी है। इसका आंसर तो हमारा कोल है, बिना किसी डाउट के। चलो अब आगे चलते हैं। मैग्नीज एस की प्रमुख पेटी किन जिला क्षेत्रों में पाई जाती है? मैग्नीज एस है ना, मैग्नीज और जो है कहाँ पाया जाता है? तो बालाघाट में, पता ही है आपको, भरबेली है,
भरबेली है, छिंदवाड़ा और झाबुआ। देखो आपको यदि एक भी पता है कि बालाघाट है ना, बालाघाट में तो सबसे ज्यादा ही पाया जाता है मैग्नीज, मैग्नीज आपको मालूम ही है। तो किसी और में बालाघाट है ही नहीं, तो आंख बंद करके आंसर हो गया हमारा बी। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। वो किसी परियोजना के बारे में बात करें, पता चलेगा अभी। ठीक है, उन्होंने बोली एमपी की है, यूपी की है, यानी इसमें एमपी और यूपी दोनों क्या है, दोनों की मिलके है। इसके अंतर्गत बेतवा नदी पर क्या हुआ, बेतवा नदी पर अशोकनगर और ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है। आपको मालूम है अशोकनगर है एमपी में और ललितपुर है यूपी में। ठीक है, तो दोनों की मिलके हो गई, ओके हो गई। इस बांध की ऊंचाई उन्होंने दी है, देखो 43.80 मीटर और 562 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि किस परियोजना के बारे में ये बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि एमपी प्लस यूपी में कौन सी परियोजना होगी। ठीक है, गांधी सागर तो पता है आपको, राजस्थान के आसपास होना चाहिए। बाण सागर भी आपको पता है, तो कौन सी हो गई, राजघाट हो गई। छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा निम्न में से किस विकास खंड में अवस्थित है। अब ये क्वेश्चन जो है करंट का है, ये काफी चल रहा था करंट में छतरपुर को लेके, के बक्सवा में, कहा, छतरपुर में एक तहसील है, ब्लॉक है बक्सवा, वहां पर हीरे की संभावना पाई गई है। और वो जो हीरे हैं क्या है, एक डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट के नीचे पाया गया है फॉरेस्ट। ठीक है, और वहां पर काफी ट्राइब्स भी रहती हैं। तो यदि आपको हीरा निकालना है तो फॉरेस्ट हटाना पड़ेगा और ट्राइब्स का रिलोकेशन करना पड़ेगा, ट्राइब्स को जो है रिलोकेट आपको करना पड़ेगा। तो ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा था, इसलिए करंट में पूछा गया है। तो उन्होंने दी नहीं है कोई डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपको पता है पिपरिया इसमें आता नहीं, पिपरिया शायद होशंगाबाद में है, पिछौर शिवपुरी में है, तो छतरपुर का उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो गया कोई नहीं। इसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया था। ठीक है, अलग से गठन, एक पृथक ये विभाग बनाया गया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अप्रैल 2010 में किया गया था। इसके अलावा देखते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है। तो एमपी में सबसे ज्यादा जो है इरिगेशन किस चीज से होता है, तो आपको मालूम ही है कि ये कुआं और ट्यूबवेल से होता है, कुएं से और ट्यूबवेल सबसे ज्यादा होता है ये, कुएं से और ट्यूबवेल से। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको एमपी की कोई भी बेसिक बुक है, परीक्षा धाम हो गई, पुणेकर की पतली सी बुक हो गई, महावीर हो गई, हर कहीं ये मिल जाएगा, तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, आपको पता ही है पचमढ़ी एमपी का क्या है, हिल स्टेशन है, क्या है, हिल स्टेशन है। तो वहां पे टेम्परेचर कम रहता है, तभी तो हिल स्टेशन है वो। लेकिन उसका कारण क्या है, एक तो वो ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर है तो वहां पर आपको पता है वर्षा भी ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है तो वहाँ वनस्पति भी ज्यादा है, तो और ऑटोमेटिक वहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। ऊंचाई पर तो वैसे ही टेम्परेचर कम होता है, आपको मालूम है ये। अब वो फिर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें ऊपर जाने पर कैसे टेम्परेचर घटता है, वो हम बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। कौन नहीं थे, राज्यपाल की बात हुई है, टंडन जी थे, ठीक है, महमूद अली खान जी थे, सरला ग्रेवाल हैं, आपको मालूम है। कौन नहीं थे, कैलाशनाथ काटजू नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन काफी बेसिक वो दे रहे हैं कि आपको एटलीस्ट सीएम पता होना चाहिए। आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आपको राज्यपाल पता होना चाहिए। कौन नहीं थे मुख्यमंत्री, सुंदरलाल पटवा नहीं है, सत्यनारायण सिंह थे, रामनरेश यादव हैं, भगवत दयाल शर्मा भी हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है, कितने स्तर हैं इसके, कितने लेवल्स हैं, 3 स्तर हैं। ठीक है, 3 स्तरीय है।
ग्राम लेवल पे होती है, जनपद हो गई, जिला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? भगोरिया भीलों का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट त्योहार है और ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भगोरिया पर्व तो ये कहाँ मनाया जाता है? झाबुआ में मनाया जाता है। और आपको वैसे भी यदि नहीं भी पता तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्राइब्स में भीड़ सबसे ज्यादा कहाँ है? झाबुआ में है। ठीक है, कहाँ है? झाबुआ में है। भोपाल, देवास, उज्जैन में तो है नहीं। इसका आंसर झाबुआ हो जाएगा। यदि आप अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं और एमपी में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप थोड़ा कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगी। एमपी का पेपर इजी ही रहता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 40% मार्क्स जो है आपको पेपर 1 में क्वालिफाइंग लेकर ही आना है। यदि आपने पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और आप पेपर 1 में 40% मार्क्स नहीं ला पाए हो तो आप फिर बाहर हो जाओगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है। ये तो हम 2011 की जनगणना पढ़ते ही है, मालूम है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अच्छा, रिपीट हो गया। सबसे मध्य प्रदेश का एक मिनट ना, तो सबसे कम जनसंख्या, ओके ओके सॉरी, ये घनत्व है। हाँ, घनत्व वाला, घनत्व पूछ लिया। सबसे डेंसिटी सबसे कम कहाँ है? डेंसिटी कहाँ है? उसके बाद में पूछा है कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? पॉपुलेशन में सबसे कम कौन है? तो वो है हरदा। ठीक है, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है? ये भोपाल में है। इसके अलावा आयुध निर्माण खमरिया, आयुध मतलब जहाँ पर हथियार वगैरह बनते हैं, खमरिया में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये है जबलपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर में है। जितने भी इम्पोर्टेंट रक्षा वाले जो उपकरण बनते हैं, हथियार वगैरह बनते हैं, कहाँ बनते हैं? जबलपुर में ही बनते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, एग्रीकल्चर से। एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद कौन सा है? आप आने वाले एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन तो आउट ही मान के चलो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से तो आएगा ही, ओडीओपी से तो क्वेश्चन आना ही है। तो ये आप इसको पहले ही रट लो। इंदौर का क्या है? आलू है, शुगर फ्री आलू है इंदौर का। निम्न में से कौन 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए? ठीक है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, किस देश से थे? तो कौन थे? अब्दुल फतेह अल सिसी थे। ये करंट का क्वेश्चन है। अब्दुल फतेह अल सिसी। P75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी, कौन सी श्रेणी? कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया था। मतलब किस श्रेणी की होना चाहिए? कलवरी की होना चाहिए। कौन सी है? बागीर है। इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया था, नौसेना में। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ था? ये राष्ट्रीय खेल है, ये हमें याद रखना ही है, करंट अफेयर का पार्ट है। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। संस्कृति महोत्सव कहाँ? मुंबई में। देश का पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? लम्हेटा गांव, और ये कहाँ है? जबलपुर में है। लम्हेटा घाट आपने सुना होगा, लम्हेटा गांव जो है जबलपुर में है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ है? इंदौर में है। कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया, आयोजित किया गया। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो एमपी में 3 ही है, आपको मालूम होना चाहिए, और तीनों ये रहे, खजुराहो रहा, भीमबेटका रहा, सांची रहा। अब आपको ये पता लगाना है कि खजुराहो के जो थे वो कब सम्मिलित किए गए थे, भीमबेटका के रॉक शेल्टर कब सम्मिलित किए गए थे यूनेस्को में, और सांची के स्तूप कब सम्मिलित किए गए थे। क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आ जाए कि बताइए भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स जो है इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। निम्न में से किस खेल को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है? मल्लखम्ब को। किसको? मल्लखम्ब को। ठीक है, निम्न में से बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है?
ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला है, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि ठीक है, बट आयोग ने इसको माना है लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है। मध्य सरकार की खेत तालाब योजना, ये काफी काफी पुरानी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है, यानी कि उनको जो ग्रांट मिलता है वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्स पूछा है कितना, 16,350। अधिकतम सीमा, मैक्स लिमिट जो है 16,350 रुपए है। ठीक है। तो आज का हमारा ये एक पेपर हमने कंप्लीट किया, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।